नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी यूपीएससी समाजशास्त्र वैकल्पिक श्रृंखला में हम निरक्षरता और शिक्षा में असमानताओं मतलब इलिटरेसी एंड डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन पर चर्चा करेंगे। तो आज का मुद्दा है एजुकेशन और इनइक्वालिटी का कनेक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम रोज अपने आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं ना। आज़ादी के समय से आज तक का सफर देखेंगे, लिटरेसी रेट्स कैसे बदले हैं, पर ये आंकड़े क्या पूरी कहानी बताते हैं? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। कहानी आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लिटरेट होने और सही मायनों में एजुकेटेड होने में क्या अंतर है। और सबसे जरूरी बात, हमारे समाज का जो ढांचा है, जिसे हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, यानी ये जो ऊंच नीच अमीर गरीब की परतें हैं, ये एजुकेशन के मौकों को कैसे अफेक्ट करती हैं। सोर्सेज बताते हैं कि इतिहास गवाह है, शिक्षा सबके लिए बराबर कभी नहीं रही। चलिए शुरुआत करते हैं लिटरेसी के आंकड़ों से। ये जानना तो जरूरी है कि हम कहाँ से चले थे। आज़ादी के वक्त मतलब 1947-51 के आसपास भारत में 80% से ज्यादा आबादी निरक्षर थी। बाप रे, 80% से ज्यादा। सोचिए जरा, मतलब 10 में से 8 लोग अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे। आज ये सोचना भी अजीब लगता है। हाँ, उस लिहाज से देखें तो 2011 सेंसस तक ये आंकड़ा लगभग 25% पर आ गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। 82% से 25% तक आना, ये दिखाता है कि कोशिशें हुई हैं, प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। ये 25% का आंकड़ा भी क्या ये तसल्ली देता है? ग्लोबल एवरेज से तो हम अब भी पीछे हैं। हाँ, ये बात है। और इससे भी बड़ी बात, ये 25% का नेशनल एवरेज बहुत कुछ छुपा लेता है ना? एग्जैक्टली। ये 25% एक औसत है जो असलियत की परतों को ढक देता है। अब देखिए, गांव में निरक्षरता शहरों से कहीं ज्यादा है। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा है। बुजुर्गों में युवाओं से ज्यादा है। और फिर राज्यों के बीच का फर्क देखिए। सोर्सेज में बिहार, ओडिशा, राजस्थान जैसे राज्यों का नाम है जहां निरक्षरता राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज्यादा है। अच्छा। जबकि केरला जैसे राज्य यूनिवर्सल लिटरेसी के करीब पहुंच गए। तो देश के अंदर ही कितनी इनइक्वालिटी है। हाँ, और यहाँ एक बहुत क्रूशल पॉइंट आता है जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, लिटरेट और एजुकेटेड का फर्क। भारत में लिटरेट की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली कि कोई अपना नाम लिख सके, पढ़ सके। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। क्या इतने भर से कोई फंक्शनली लिटरेट हो जाता है आज की दुनिया में? सवाल यही है। ये डेफिनेशन बहुत बेसिक है। फंक्शनल लिटरेसी या एजुकेशनल स्किल्स इससे कहीं ज्यादा हैं। क्या वो व्यक्ति अखबार पढ़कर देश दुनिया की खबरें समझ सकता है? क्या वो बैंक का फॉर्म भर सकता है? क्या वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है? क्या वो अपने बच्चों के पीटीएम में जाकर टीचर से कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है? ज्यादातर मामलों में शायद नहीं। सही बात है। तो लिटरेसी रेट का कम होना अच्छी बात है, पर यह एजुकेशन की पूरी तस्वीर नहीं है। ये बस पहला कदम है, मंजिल नहीं। थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। भारत में शिक्षा का इतिहास देखें तो ये कभी ऑल इंक्लूसिव रहा ही नहीं। वैदिक काल का उदाहरण सोर्सेज देते हैं, ज्ञान पर कुछ खास वर्गों का ही अधिकार माना जाता था। महिलाओं और जिन्हें निचली जातियां कहा गया, उन्हें तो लंबे समय तक वेदों के ज्ञान से वंचित रखा गया। ओह। ये सोच समाज में कितनी गहराई तक बैठी है, इसका असर आज भी दिखता है। तो जब आज हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की, तो इसका मतलब क्या है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सबको बराबर मौके। सोर्सेज इसे कैसे डिफाइन करते हैं? सोर्सेस कहते हैं इसका मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे स्कूल तक पहुंचने का, एक डिसेंट लर्निंग एनवायरनमेंट पाने का, एक जैसा करिकुलम पढ़ने का और ज़रूरी रिसोर्सेज जैसे किताबें, क्वालिफाइड टीचर्स, ये सब पाने का बराबर हक हो। मतलब एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना। थ्योरेटिकली राइट टू एजुकेशन आरटीए एक्ट 2009 इसी डायरेक्शन में एक बड़ा कदम था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, नेबरहुड स्कूल्स का कॉन्सेप्ट। हाँ था तो। इससे स्कूलों में एनरोलमेंट तो बढ़ा है, एक्सेस इंप्रूव हुआ है। बिल्कुल, एनरोलमेंट बढ़ा है, स्कूल पास आए हैं। पर यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, इक्वालिटी इन रिजल्ट्स और अचीवमेंट। अपॉर्चुनिटी दे देना एक बात है, पर क्या सभी बच्चे एक जैसा सीख पा रहे हैं? हाँ, आउटकम्स। क्या उनके लर्निंग आउटकम्स बराबर है? हाँ, ये तो बड़ा चैलेंज है। सोचिए, एक ही सरकारी स्कूल में, एक ही क्लास में, एक ही टीचर से पढ़ने वाले दो बच्चों के रिजल्ट्स इतने अलग क्यों होते हैं? बिल्कुल। एक बच्चे शायद बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है,
अपॉर्चुनिटी तो मिली, पर आउटकम में समानता कहाँ है? यही असली पहेली है। अपॉर्चुनिटी देना पहला और शायद आसान कदम है। आउटकम में बराबरी लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें बच्चे का पारिवारिक माहौल, उसकी आर्थिक स्थिति, माँ बाप का एजुकेशन लेवल, समाज का रवैया, ये सब चीजें आ जाती हैं। और यहीं से बात जुड़ती है कि एजुकेशन में जो इनइक्वालिटीज हमें दिखती हैं, वो असल में सोसाइटी में मौजूद वाइडर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का ही रिफ्लेक्शन है। एकदम सही कहा। जैसे समाज बटा हुआ है, वैसे शिक्षा व्यवस्था भी बटी हुई है। बिल्कुल। सोर्सेज साफ इशारा करते हैं कि जिन्हें खराब क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, वो अक्सर गरीब या वंचित तबकों से होते हैं। सोसाइटी में जैसे स्ट्राटा हैं, वैसे ही स्कूलों के भी स्ट्राटा बन गए हैं। हाँ, ये तो है। एलीट स्कूल्स, एवरेज प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, और फिर वो बच्चे जो स्कूल जा ही नहीं पाते। अविजित पाठक की एक किताब है सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्कूलिंग, 2002 की। सोर्सेज में उसका रेफरेंस है। हाँ, उसमें वो एक बहुत बहुत तीखी बात कहते हैं क्या कहते हैं? कि स्कूलिंग की प्रक्रिया वो असल में जो एलीट और मासेस के बीच का मौजूदा डिवाइड है, हाँ, उससे और तेज करती है, इंटेंसिफाई करती है। ये सोचने वाली बात है कि स्कूल जो बराबरी लाने का जरिया होना चाहिए, वो कहीं खाई को और चौड़ा तो नहीं कर रहा। इसे आप अपने आसपास देखिए। जो बच्चे महंगे प्रिविलेज स्कूलों में जाते हैं, हाँ। उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी लैंग्वेज स्किल्स, उनका एक्सपोजर, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सब अलग होते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ कई सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, या वो बच्चे जो स्कूल ही नहीं जा पाते। ये कॉन्ट्रास्ट कितना स्टार्क है। प्राची की ट्रस्ट की 2002 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि एजुकेशनल अटेनमेंट सिर्फ स्कूल भेजने पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। हाँ, बच्चा स्कूल में टिकेगा या नहीं, सीखेगा या नहीं, ये उसके घर के माहौल से जुड़ा है। बिल्कुल। रिपोर्ट में एससीज और एसटीज समुदाय के बच्चों का एग्जाम्पल है। फसल कटाई के मौसम में उन्हें अक्सर स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता है। ओ हाँ, मजबूरी है। मजबूरी है। घर की आमदनी का सवाल है, शिक्षा सेकेंडरी हो जाती है। ये दिखाता है कि पॉवर्टी कैसे डायरेक्टली एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को छीन लेती है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, खासकर गरीब परिवारों में लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो घर के काम करेंगी, छोटे भाई बहनों को संभालेंगी। उनकी पढ़ाई पर ध्यान कम दिया जाता है। हायर एजुकेशन में तो लड़कियों का एनरोलमेंट रेशियो और भी कम हो जाता है। क्यों? सोसाइटल नॉर्म्स, सेफ्टी कंसर्न्स, अर्ली मैरिज प्रेशर्स, ये सब बैरियर्स बन जाते हैं। बिल्कुल। आज भी कितनी फैमिलीज हैं जहां लड़के की पढ़ाई पर इन्वेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं रुकती, ये एक साइकिल बन जाती है। सोर्सेस कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में निरक्षरता और कम शिक्षा इनइक्वालिटी को अक्रॉस जनरेशंस रिप्रोड्यूस करती है। हाँ, मतलब असमानता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। सोचिए, अगर पेरेंट्स खुद कम पढ़े लिखे या निरक्षर हैं, तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई में कितनी मदद कर पाएंगे? मुश्किल है। होमवर्क में मदद करना, स्कूल के प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करना, पीटीएम्स में टीचर से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, ये सब उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ, शायद वो एजुकेशन के महत्व को उतना जोर देकर ना समझा पाएं जितना पढ़े लिखे पेरेंट्स समझाते हैं। इससे होता यह है कि जो बच्चे ऑलरेडी डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, उन्हें घर पर वो एकेडमिक सपोर्ट और एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो प्रिविलेज बच्चों को मिलता है। सही बात। नतीजा, वो स्कूल में पीछे रह सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और आगे चलकर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी कम हो सकती हैं। इस तरह पॉवर्टी और लो एजुकेशन का साइकिल चलता रहता है। ये एक तरह का विशेष साइकिल है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। चलिए अब इन असमानताओं के अलग अलग डायमेंशंस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। इन्हें एक एक करके समझना जरूरी है। हाँ, ठीक है। पहला है रीजनल डिस्पैरिटीज। इस पर हमने थोड़ी बात की थी। नेशनल एवरेज 25% निरक्षरता 2011 है, पर बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में हालत ज्यादा खराब है, जबकि केरला बहुत आगे है। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट कितना अनइवन है देश में। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज। गांवों में लिटरेसी रेट कम है, ये तो है, पर उससे भी बड़ी बात है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भारी अंतर। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। शहर के एक टॉप प्राइवेट स्कूल और गांव के एक अंडर रिसोर्स्ड सरकारी स्कूल में जमीन आसमान का फर्क होता है। टीचर्स की ट्रेनिंग, क्लासरूम फैसिलिटीज, लर्निंग मटेरियल्स, एक्सपोजर, सब में। तीसरा, जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी। 2011 में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में करीब 20% का गैप। ये बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ज्यादा है। इसके पीछे गहरे सोशल रीजंस है।
लड़कियों को पराया धन समझना, उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता, घर के कामों का बोझ, जल्दी शादी। सोर्सेज ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है, मतलब हायर क्लासेस में, हाँ, लड़कियों का रेशियो कम होता जाता है। मतलब ड्रॉप आउट रेट लड़कियों में ज्यादा है। चौथा है डिस्पैरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अक्सर देखा जाता है कि लोअर कास्ट के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, जहां रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। इसके अलावा स्कूल के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जिसे कल्चरल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब स्कूल का एनवायरनमेंट जाने अनजाने में एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज को रीइंफोर्स करता है। अच्छा। टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस कम हो सकती हैं या पीयर ग्रुप में बुलिंग हो सकती है। पांचवा डायमेंशन है एथनिसिटी एंड एजुकेशन डिस्पैरिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज का उदाहरण सोर्सेज देते हैं। उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट्स अक्सर पुअर होती हैं। हाँ, ऐसा क्यों? एक बड़ा कारण है कि स्कूल्स का करिकुलम और एनवायरनमेंट अक्सर एथनोसेंट्रिक होता है। मतलब वो मेन स्ट्रीम कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, ट्राइबल कल्चर, लैंग्वेज या वे ऑफ लाइफ को नहीं। तो बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। इससे ट्राइबल बच्चे एलियनेटेड महसूस कर सकते हैं, कटा हुआ। स्टीरियोटाइप्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। छठा पॉइंट है इम्बैलेंस बिटवीन प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन। सोर्सेस कहते हैं कि हमारे सिस्टम पर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस अब भी दिखता है। ये टॉप हैवी है। टॉप हैवी मतलब हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, एलीट इंस्टीट्यूशंस पर ज्यादा फोकस और रिसोर्सेज लगते हैं, जबकि प्राइमरी एजुकेशन जो फाउंडेशन है वो नेग्लेक्टेड रह जाती है। तो नींव ही कमजोर रह जाती है। बिल्कुल, बेसिक स्किल्स ही डेवलप नहीं हो पाते कई बार। सातवां डायमेंशन तो वाकई चौंकाने वाला है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी डिस्पैरिटी। लिटरेसी बढ़ी, एनरोलमेंट बढ़ा, डिग्रियां भी बढ़ी, पर क्या हमारे ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है आज के टाइम का। नास्कॉम मैकिन्जी की रिपोर्ट का आंकड़ा सोर्सेज में मेंशन है, डराता है। करीब 70% इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। हाँ। इंजीनियरिंग डिग्री है, पर इंडस्ट्री को जो स्किल्स चाहिए वो नहीं है। 70%। यशपाल कमेटी ने भी हायर एजुकेशन की इस पैथेटिक स्टेट पर चिंता जताई थी। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम रोट लर्निंग पर कितना फोकस करती है, बजाय क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करने के। रिजल्ट डिग्री है पर नौकरी नहीं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। और आठवां है ड्रॉप आउट रेट्स। बच्चे स्कूल शुरू तो करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं, खासकर सरकारी स्कूलों में और सेकेंडरी लेवल पर। हाँ, क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे पॉवर्टी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पढ़ाई इंगेजिंग नहीं लगती, स्कूल का अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये सब कारण होते हैं। ये सब जानने के बाद मन में यही सवाल आता है कि आखिर इन गहरी असमानताओं की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं? What are the root causes? सोर्सेज बिल्कुल साफ इशारा करते हैं। सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं पॉवर्टी और डिप्राइवेशन। हाँ, गरीबी तो है ही। जब घर में खाने के लाले पड़े हों तो माँ बाप बच्चों को काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझेंगे या स्कूल? यूनिफॉर्म्स, किताबें, ट्यूशन का खर्चा, ये सब बोझ बन जाता है। इसके साथ जुड़ी हैं प्रिवेलिंग सोशल इनइक्वालिटीज, जैसे पेट्रियार्की और कास्ट सिस्टम। हाँ, ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। पेट्रियार्की की सोच के लड़कियों को पढ़ाकर क्या मिलेगा, उन्हें तो घर संभालना है, या लड़कों की शिक्षा पर ज्यादा इन्वेस्ट करना। कास्ट सिस्टम कैसे डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन के जरिए अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है, ये सब बहुत डीप रूटेड इश्यूज हैं। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी एक बड़ा फैक्टर है। दूर दराज के इलाकों में स्कूल न होना, अगर स्कूल है भी तो उसकी हालत खराब होना, बिल्डिंग ठीक नहीं, पीने का पानी नहीं, टॉयलेट्स नहीं। हाँ, टॉयलेट्स वाली बात एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट का जिक्र है सोर्सेज में। हाँ, कि स्कूल्स में सेपरेट और फंक्शनल टॉयलेट्स ना होना लड़कियों के ड्रॉप आउट का एक बड़ा कारण है। सोचिए कितनी बेसिक नीड है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्सेज उठाते हैं, लैक ऑफ लोकल कंटेंट इन करिकुलम। अगर बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो उनकी अपनी दुनिया, उनके एनवायरनमेंट से रिलेट ही नहीं करता, तो उनका इंटरेस्ट कैसे बनेगा? सही बात है। पढ़ाई एक एलियन चीज लगती है, कनेक्शन नहीं बन पाता। हालांकि ये तस्वीर काफी चैलेंजेस दिखाती है, पर ऐसा भी नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सोर्सेज पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। हाँ, कुछ तो अच्छा हुआ होगा। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर में बढ़ोतरी हुई है। नेशनल लेवल पर जीईआर करीब 96% पहुंच गया है। मतलब ज्यादा बच्चे अब स्कूल्स में एनरोल हो रहे हैं। इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट का बड़ा रोल है। इसने एक्सेस बढ़ाया है। हाँ, काफी। अब करीब 99% रूरल हैबिटेशंस के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल है। क्लास 8 तक फ्री टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं। ये सब गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है। और मिड डे मील स्कीम भी एक मेजर इंटरवेंशन रही है।
इसने ना सिर्फ बच्चों के न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव किया है, बल्कि स्कूल अटेंडेंस और रिटेंशन बढ़ाने में भी मदद की है। हाँ, ये तो बहुत सक्सेसफुल रही है। ये बच्चों के लिए, खासकर गरीब घरों के बच्चों के लिए स्कूल आने का एक बड़ा इंसेंटिव है। गवर्नमेंट की तरफ से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की कोशिशें भी हो रही हैं। IITs, IIMs, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस अब सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं, टियर 2 शहरों में भी खुल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। इससे रीजनल डिस्पैरिटी कम करने में मदद मिल सकती है, क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस बढ़ सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए? सोर्सेज क्या सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं? हाँ, सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले तो रूट कॉजेज पर अटैक करना होगा। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सख्त कदम और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। दूसरा, एजुकेशन को प्यूपल फ्रेंडली बनाना होगा। रोट लर्निंग से शिफ्ट होकर अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी पर फोकस करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का स्मार्ट यूज यहाँ गेम चेंजर हो सकता है। इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, वर्चुअल लैब्स, इनसे लर्निंग को एंगेजिंग बनाया जा सकता है और क्वालिटी टीचिंग रिमोट एरियाज तक पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल, और सबसे जरूरी है करिकुलम रीडिजाइन। ऐसा करिकुलम जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ओवरलोड ना करे, बल्कि बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाए, सवाल पूछने को इनकरेज करे, मतलब प्रमोट इंक्विजिटिवनेस करे। हाँ, सोचने पर मजबूर करें। बिल्कुल, ऐसा करिकुलम जो उन्हें रटना नहीं, सोचना सिखाए, जो उन्हें उनकी पोटेंशियल और इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने में मदद करे। क्योंकि असली शिक्षा वही है जो इंसान को लिबरेट करती है, उसे सोचने और अपने फैसले खुद लेने की ताकत देती है। शिक्षा में इन असमानताओं के पैटर्न्स और कॉजेस को समझना UPSC सोशियोलॉजी पेपर के लिए बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स, ये डेटा पॉइंट्स, ये कमिटी रिपोर्ट्स, ये सब सिलेबस का कोर हिस्सा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये मुद्दे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग से सीधे जुड़े हैं। हाँ, सही बात है। जब तक हम एजुकेशन फॉर ऑल को रियलिटी नहीं बनाते, एक ट्रूली डेवलप्ड और इक्विटेबल सोसाइटी का सपना अधूरा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम शिक्षा में असमानताओं पर, मतलब डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन पर थोड़ी बात करते हैं। देखिए, भारत की जो विकास नीति है, डेवलपमेंट पॉलिसी, उसमें एजुकेशन को हमेशा से एक हाई प्रायोरिटी माना गया है। बिल्कुल, कम से कम कागजों पर तो यही दिखता है। हाँ, कागजों पर तो दिखता है। अरे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान गारंटी देता है इसका। बिल्कुल। फिर 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, उसे भी एक बड़ा कदम माना गया। फिर साल 2000 में वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आ गए और 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी लागू हो गया। मतलब कोशिशें तो हुई हैं, पॉलिसीज तो बनी है, इरादे नेक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल, पॉलिसीज और लॉज की कोई कमी नहीं हमारे यहाँ। लेकिन असल सवाल तो ये है कि जमीन पर क्या बदला। अगर हम एक ऑनेस्ट असेसमेंट करें तो भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उतनी सराहनीय प्रगति, मतलब अप्रिशिएबल प्रोग्रेस नहीं दिखाई है जितनी इन सब हाई प्रोफाइल कोशिशों से उम्मीद की जानी चाहिए थी। अच्छा। हाँ, ये बात सही है कि पिछले दशक में स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, स्कूलों में बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं पहले से, और ज्यादा वयस्क अडल्ट्स अब फंक्शनली लिटरेट माने जाते हैं। मतलब वो अपना नाम लिख सकते हैं, शायद साइन बोर्ड पढ़ लें, बुनियादी लेन देन समझ लें। ये जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, पर क्या ये काफी है? क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि आज भी देश की 1/3 से ज्यादा आबादी, 1/3, असल मायनों में शिक्षा से वंचित है, डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन है। 1/3, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और जो बात शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि जो पुरानी दरारें थीं समाज में, क्लास, कास्ट और जेंडर यानी वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर जो फर्क थे, वो आज भी उतने ही गहरे हैं। बिल्कुल। कौन कितना पढ़ पाता है, जिसे हम एजुकेशनल अटेनमेंट कहते हैं, उसमें ये फर्क साफ नजर आता है आज भी। हाँ, साफ झलकता है। समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, कमजोर वर्ग, उनके बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन तक समान पहुंच, इक्वल एक्सेस आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए वाकई एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। आज की जो ये चर्चा है, इसका फोकस यही असमानता है। तो जाहिर सी बात है, इस इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए और एजुकेशन की कवरेज, मतलब उसकी पहुंच, और क्वालिटी, मतलब गुणवत्ता, दोनों को सुधारने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए होंगे ना, पैसा लगेगा। हाँ, बिना पैसों के तो कैसे होगा। और यहीं पर पब्लिक प्रोविजनिंग यानी सरकारी खर्च की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।
एजुकेशन किसी भी समाज और इकोनॉमी के विकास के लिए कितनी जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये तो क्लीशे है पर बिल्कुल सच है। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें समाज का हर बच्चा शामिल हो, कोई पीछे न छूटे, इसके लिए सरकारी फंडिंग को, गवर्नमेंट फंडिंग को दुनिया भर में एक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी माना गया है। हाँ, और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 1966 की कोठारी कमीशन रिपोर्ट एक लैंडमार्क दस्तावेज है, बहुत महत्वपूर्ण है। शायद पहली बार इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देश की एजुकेशन पॉलिसीज का रिव्यू किया गया था और एडिक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी पर्याप्त सरकारी निवेश के महत्व को रेखांकित किया गया, हाईलाइट किया गया। अच्छा। कमीशन ने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि ये भी हिसाब लगाया कि 1986 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए कितना निवेश करना होगा। उन्होंने एक आंकड़ा दिया था। अच्छा, तो क्या सिफारिश थी कमीशन की? कितना खर्च करने को कहा था उन्होंने उस वक्त? कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत सीधी और स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कुल सार्वजनिक खर्च, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों का, दोनों का मिलाकर देश की जीडीपी का 6% होना चाहिए। 6%? हाँ, 6%। और ये लक्ष्य 1986 तक हासिल कर लेना चाहिए था। सोचिए, ये बात 1966 में कही गई थी। 1986 तक, मतलब लगभग आधी सदी पहले ये लक्ष्य रखा गया था। और आज हम कहाँ हैं? क्या हम उस लक्ष्य के आसपास भी पहुंचे हैं? यहीं पर कहानी थोड़ी निराशाजनक हो जाती है। असलियत थोड़ी कड़वी है। 2004-5 में हम जीडीपी का लगभग 3% खर्च कर रहे थे शिक्षा पर। आधा? हाँ, बिल्कुल आधा। पिछले कुछ सालों में आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन बहुत धीरे, कछुए की चाल से कह सकते हैं। 2012-13 के बजट अनुमान, बजट एस्टिमेट या बीई जिसे कहते हैं, उसके अनुसार शिक्षा पर कुल सरकारी खर्च, और इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं बल्कि दूसरे विभाग भी जो शिक्षा पर खर्च करते हैं, उन सबका खर्च शामिल है, वो जीडीपी का लगभग 4% था। सिर्फ 4%? हाँ, लगभग 4%। तो मतलब साफ है, कोठारी कमीशन ने जो बेंचमार्क लगभग 50 साल पहले सेट किया था 6% का, हम आज भी उससे काफी पीछे हैं, मीलों दूर हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता शायद कागजों पर ज्यादा रही हैं, जमीन पर कम। वर्ड्स वर्सेस डीड्स वाली बात है। पर क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या सरकार ये तर्क देती है कि हम कम संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, इफिशिएंसी पे फोकस है, बजाय सिर्फ ज्यादा खर्च करने के? या जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, जैसे आपने कहा ब्रिक्स देश, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तो हम कहाँ ठहरते हैं? सॉस में शायद इंडोनेशिया और मेक्सिको का भी जिक्र था, पर तुलना शायद ब्रिक्स से ही की गई है। हाँ, सॉस में ब्रिक्स से तुलना है, और तुलना करने पे स्थिति और भी चिंताजनक लगती है, डिस्मल कह सकते हैं। अगर हम ब्रिक्स देशों को देखें तो भारत शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च के मामले में काफी पीछे खड़ा नजर आता है। अच्छा। रूस और ब्राजील जैसे देश हमसे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का हिस्सा। मिसाल के तौर पर ब्राजील, जिसे अक्सर विकासशील देशों में यूनिवर्सल एजुकेशन हासिल करने के एक मॉडल की तरह देखा जाता है। हाँ, सुना है ब्राजील के बारे में। वो अपनी जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च करता है। वही आंकड़ा जो कोठारी कमीशन ने भारत के लिए दशकों पहले सुझाया था। ओह, मतलब वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। बिल्कुल। चीन भी हमसे ज्यादा खर्च करता है। सिर्फ इंडोनेशिया शायद एक ऐसा देश है ब्रिक्स समूह में जो हमसे कम खर्च करता है। तो ये कहना कि सिर्फ बेहतर इस्तेमाल जरूरी है, ज्यादा खर्च नहीं, ये शायद पूरी कहानी नहीं कहता। एक मिनिमम लेवल का इन्वेस्टमेंट तो फाउंडेशनल है, वो तो चाहिए ही। तो ये कम सरकारी खर्च एक बड़ा फैक्टर लगता है हमारे एजुकेशनल अचीवमेंट्स उतनी अच्छी ना होने के पीछे। और शायद जैसा आपने पहले इशारा किया, हमारी शुरुआत भी थोड़ी धीमी रही थी। मतलब आज़ादी के समय हमारी लिटरेसी रेट वैसे ही काफ़ी कम थी, बेस ही बहुत लो था। ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत में लिटरेसी का आधार, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी नीचा था। अगर हम फिर से ब्रिक्स देशों में वयस्क साक्षरता दर, एडल्ट लिटरेसी रेट देखें, तो भारत की तस्वीर बहुत प्रभावशाली, इंप्रेसिव नहीं दिखती है। रूस ने तो करीब करीब यूनिवर्सल एडल्ट लिटरेसी हासिल कर ली है, मतलब वहां लगभग सभी वयस्क पढ़ लिख सकते हैं, 99% से ऊपर। चीन, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां भी वयस्क साक्षरता दर 92% से ज्यादा है। 92% चीन में? हाँ। और भारत? हम इस लिटरेसी लैडर में, साक्षरता की इस सीढ़ी में सबसे नीचे हैं इन देशों में। सबसे नीचे?
कितना फर्क है, मतलब कितना बड़ा गैप है ये तो वाकई सोचने वाली बात है। भारत और बाकी ब्रिक्स देशों के बीच जो लिटरेसी गैप है, साक्षरता का ये अंतर, वो 30% पॉइंट्स या उससे भी ज्यादा का है। 30% पॉइंट्स। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा गैप है। जरा सोचिए इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में दिक्कत, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समझने में मुश्किल, बेहतर नौकरी के अवसर कम होना, आजकल की डिजिटल दुनिया से लगभग कटा हुआ महसूस करना, ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता वो कितनी ही अपॉर्चुनिटी से चूक जाता है ना? सही बात है। और ये तो हुई पूरे देश की एवरेज पिक्चर। भारत तो इतना विविध देश है, राज्यों के बीच तो जमीन आसमान का फर्क होगा लिटरेसी में। बिल्कुल। नेशनल लेवल के जो एग्रीगेटेड फिगर्स होते हैं, औसत आंकड़े, वो अक्सर असलियत छुपा लेते हैं। राज्यों के स्तर पर, स्टेट लेवल पर अगर हम देखें तो असमानता बहुत स्टार्क है, बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ केरला जैसे राज्य हैं जहां लिटरेसी रेट बहुत हाई है, लगभग विकसित देशों के बराबर, और दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से भी काफी पीछे हैं। हाँ, ये तो पता है। केरल और बिहार में तो बहुत फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। केरल और बिहार के बीच लिटरेसी गैप बहुत बड़ा है, सब्सटैंशियल गैप है। कल्पना कीजिए, केरल में बैठा व्यक्ति शायद आसानी से ऑनलाइन कोई सरकारी सेवा का लाभ उठा ले या अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद कर दे, जबकि बिहार के किसी दूर दराज के गांव में किसी को शायद बैंक का एक साधारण सा फॉर्म भरने के लिए भी किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता हो। ये फर्क रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट, सब जुड़ा है इससे। और राज्यों के अंदर भी तो ये असमानता होगी, पुरुषों और महिलाओं के बीच, या फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक समूहों में, जैसे एसटी समुदायों में। हाँ, बिल्कुल सही। ये असमानता कई परतों में मौजूद है, लेयर्ड है। अच्छी खबर यह है कि वक्त के साथ जेंडर गैप यानी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में जो अंतर था और सोशल ग्रुप्स के बीच का अंतर, वो कम हुआ है, डिक्लाइंड सब्सटैंशियली। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, प्रगति हुई है, लेकिन ये अंतर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मौजूद है। ग्रामीण भारत में, रूरल इंडिया में आज भी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता में लगभग 20% पॉइंट्स का फर्क है। 20% गांव में? हाँ, शहरी भारत में ये गैप कम है, करीब 10% पॉइंट्स का। एक और दिलचस्प बात देखिए, शहरी महिलाओं की लिटरेसी रेट ग्रामीण महिलाओं से 20% पॉइंट्स ज्यादा है। मतलब शहर में रहने का फायदा महिलाओं को ज्यादा मिल रहा है लिटरेसी के मामले में। और जब हम SC/ST समुदायों की बात करते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, खासकर उनकी लड़कियों की, तो ये असमानताएं और भी ज्यादा गहरी, वाइडर हो जाती हैं। उन्हें एक तरह से तिहरी मार झेलनी पड़ती है, गरीब होने की, महिलाओं होने की और एक वंचित समुदाय से होने की। उनके लिए हालात और मुश्किल हो जाते हैं। बाप रे, मतलब ये तो इंटरसेक्शनैलिटी का क्लासिक मामला लग रहा है। गांव शहर का फर्क, फिर जेंडर का फर्क, फिर कास्ट और कम्युनिटी का फर्क, ये सब मिलकर कुछ लोगों के लिए हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। बिल्कुल। लिटरेसी के आंकड़े इन्हीं वेरियस डायमेंशंस को, अलग अलग आयामों को उजागर करते हैं। और चिंता की बात यह भी है कि इन अलग अलग कैटेगरीज के बीच लिटरेसी ग्रोथ रेट्स में जो फर्क है वो कम तो हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से, स्लो पेस से। मतलब जो पीछे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर जो आगे हैं वो और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो गैप कम होने की रफ्तार बहुत धीमी है। आज भी बहुत सी लड़कियों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों की या SC/ST परिवारों की लड़कियों के लिए, स्कूल जाना और पढ़ाई जारी रखना एक रोजमर्रा का संघर्ष है। क्या कारण होते हैं मुख्य तौर पर? कई कारण हैं। सोशल प्रेशर होता है, सामाजिक दबाव, घर के काम का बोझ बढ़ जाता है जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, कम उम्र में शादी का दबाव, स्कूल का घर से दूर होना, रास्ते में सेफ्टी की चिंता, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का ना होना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, कुछ प्रोग्रेस तो हुई है। स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER क्या कहते हैं? ये GER होता क्या है वैसे, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, GER बढ़ाने में भारत ने वाकई नोटेबल प्रोग्रेस की है, ये मानना पड़ेगा। GER का मतलब है कि किसी खास लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी में नामांकित कुल छात्रों की संख्या, उस लेवल के लिए जो निर्धारित एज ग्रुप है उसकी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। एक तरह से ये दिखाता है कि उस एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल सिस्टम में हैं। अच्छा। और प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कक्षा 1 से 5 तक, हमने लगभग यूनिवर्सल एनरोलमेंट हासिल कर लिया है। GER 116% है। 116%?
ये 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 6-10 साल के बच्चे ही नामांकित हैं, बल्कि कुछ उससे बड़े या छोटे बच्चे भी शामिल हैं। शायद कुछ बच्चे देर से स्कूल शुरू कर पाएं, या अपनी उम्र के हिसाब से सही क्लास में नहीं हैं, या रिपीट कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यह है कि प्राइमरी स्तर पर लगभग सभी बच्चे स्कूलों में नामांकित हो रहे हैं। एक्सेस है। ओके, समझ गई। और अपर प्राइमरी एजुकेशन में भी, यानी कक्षा 6 से 8 तक, स्थिति काफी अच्छी है। GER लगभग 85.5% है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। ये वाकई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं, मतलब बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं। ये तो सच में अच्छी खबर है। पर मुझे हमेशा एक पर की आशंका रहती है ऐसे आंकड़ों के साथ। क्या ये बच्चे वाकई सीख रहे हैं या सिर्फ स्कूल में उनका नाम दर्ज है? और क्या ये एनरोलमेंट आगे की कक्षाओं में भी कायम रहता है? मुझे लग रहा है कहानी में कोई ट्विस्ट जरूर होगा। आप बिल्कुल सही पकड़ रही हैं। यहीं पर विसनची अनोमली सामने आती है, एक पैराडॉक्स है। जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता है, GER तेजी से गिरने लगता है। सेकेंडरी लेवल पर, यानी कक्षा 9th 10th में, GER गिरकर सिर्फ 65% रह जाता है। 85 से सीधे 65। हाँ, और हायर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते, यानी कक्षा 11-12th में, ये केवल 39% रह जाता है। ये MHRD के 2013 के आंकड़े हैं, लेकिन ट्रेंड आज भी कमोबेश ऐसा ही है। सिर्फ 39%, मतलब 100 में से 60 से ज्यादा बच्चे 12वीं तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं या उस सिस्टम से बाहर हो जा रहे हैं। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ हम कहते हैं कि हायर एजुकेशन के रिटर्न ज्यादा हैं, मतलब ज्यादा पढ़ने से भविष्य में कमाई और अवसर बेहतर होते हैं। लेकिन भारत में ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि बच्चे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई छोड़ रहे हैं या उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? लोग आगे क्यों नहीं पढ़ रहे, खासकर जब उन्हें या उनके पेरेंट्स को पता होता होगा कि आगे पढ़ने से फायदा होगा? क्या वजह हो सकती है इसकी इतनी बड़ी गिरावट क्यों? कारण बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और अक्सर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई परिवारों को लगता है कि बच्चा, खासकर लड़का, जल्दी कमाना शुरू कर दे या लड़की घर के कामों में हाथ बटाए। हाँ, ये तो होता है। क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, खासकर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, एक बड़ा सवाल है। अगर माँ बाप को लगता है कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, तो उन्हें लगता है कि स्कूल भेजकर वक्त और पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। सही बात है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक अपेक्षाएं, खासकर लड़कियों की जल्दी शादी का दबाव, ये भी एक बड़ा कारण है। और शायद हायर एजुकेशन के फायदे या तो लोगों को तुरंत दिखते नहीं, या फिर उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छे कॉलेज कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। और एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। स्कूलों में बच्चों के रेगुलर अटेंडेंस कितनी है, बच्चों का स्कूल में टिके रहना, रिटेंशन कितना है, और स्कूल कंप्लीशन रेट, यानी कितने बच्चे उस लेवल की पढ़ाई वाकई पूरी कर पाते हैं, ये सब एनरोलमेंट के आंकड़ों से काफ़ी कम है। अच्छा, मतलब नाम लिखवा लेना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और ये सारे आंकड़े अलग अलग सब ग्रुप्स में बहुत अलग होते हैं। लड़के लड़कियां, अमीर गरीब, शहरी ग्रामीण, SC ST और बाकी समुदाय, हर ग्रुप की कहानी बिल्कुल अलग है। असमानता यहाँ भी दिखती है। और स्कूल ड्रॉपआउट्स का क्या, जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका क्या हिसाब है? आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं, सोबरिंग हैं, बहुत सोबरिंग। कक्षा I में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से लगभग 30 बच्चे कक्षा 5 तक पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। 30%, 5वीं से पहले? हाँ, और 40 से ज्यादा बच्चे, 40 आउट ऑफ 100, कक्षा 8 पूरी करने से पहले स्कूल से बाहर हो जाते हैं। हर 100 में से 40 बच्चे 8वीं पास करने से पहले ड्रॉप आउट। ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। मतलब स्कूल का दरवाजा तो खुलता है उनके लिए, पर वो बच्चे अंदर टिक नहीं पाते। सफर बीच में ही अधूरा रह जाता है। बिल्कुल। और इसमें भी पैटर्न्स हैं, जैसा हमने पहले भी बात की। प्राइमरी लेवल पर लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट लड़कों से कम होता है। अच्छा। हाँ, प्राइमरी में लड़कियां ज्यादा टिकती हैं। हाँ, शुरू में। लेकिन जैसे ही अपर प्राइमरी लेवल आता है, कक्षा 6-8, लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट लड़कों से ज्यादा हो जाता है। ओहो, ऐसा क्यों? शायद वही कारण जो हमने पहले डिस्कस किए, घर के काम का बढ़ता बोझ, सुरक्षा की चिंताएं बढ़ जाना, प्यूबर्टी रिलेटेड इश्यूज, और स्कूलों में उसके लिए जरूरी फैसिलिटीज जैसे साफ सुथरे अलग टॉयलेट का ना होना, और सबसे बड़ा कारण जल्दी शादी का सामाजिक दबाव। और SC ST बच्चों के लिए स्थिति कैसी है? क्या उनके ड्रॉप आउट रेट्स और भी ज्यादा हैं? उनके लिए स्थिति और भी गंभीर है, ग्रिम है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 45% SC बच्चे और 55% ST बच्चे कक्षा 8 पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं।
आधे से ज्यादा एसटी बच्चे। हाँ, और कक्षा 10th तक पहुंचने से पहले 10वीं तक यह अनुपात और बढ़ जाता है। एससी बच्चों के लिए 60% और एसटी बच्चों के लिए 70%। 70%। 70% मतलब एसटी समुदाय के 10 में से 7 बच्चे 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाते। ये तो भयावह है। ये आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े सीधे सीधे गरीबी और अवसरों की कमी के जो दुष्चक्र होते हैं, साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसकी तरफ इशारा करते हैं। जिन समुदायों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है, वही समुदाय शिक्षा व्यवस्था से सबसे ज्यादा बाहर हो रहे हैं। सही कहा आपने। ये आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये लाखों बच्चों के अधूरे सपनों की, उनकी टूटी हुई उम्मीदों की कहानी बयान करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असमानता कितनी गहरी है, कितनी सिस्टमिक है, कैसे अलग अलग फैक्टर्स, गरीबी, आप कहाँ रहते हैं, लोकेशन, आपका जेंडर, आपकी जाति या समुदाय, कास्ट कम्युनिटी, ये सब मिलकर कुछ समूहों को शिक्षा व्यवस्था से प्रभावी रूप से बाहर धकेल देते हैं। यूनिवर्सल एनरोलमेंट पाना एक महत्वपूर्ण पहला कदम था, नो डाउट, लेकिन असली चुनौती बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है, रिटेंशन, और ये सुनिश्चित करना है कि वो पढ़ाई पूरी करें, कंप्लीशन, खासकर समाज के सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज समुदायों के बच्चों के लिए। ये वाकई एक बहुत जटिल तस्वीर है। नीतियां बनाना एक बात है, इंटेंशंस दिखाना एक बात है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना और ये सुनिश्चित करना कि शिक्षा का लाभ समाज के हर तबके तक, आखिरी बच्चे तक पहुंचे, ये एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी चुनौती है। सोचने वाली बात यह है कि जब तक ये गहरी असमानताएं बनी रहेंगी, तब तक सबको शिक्षा का लक्ष्य क्या महज एक नारा बनकर ही रह जाएगा, या हम सच में इसे कभी हकीकत बना पाएंगे? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा इस पर आते हैं कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों होते हैं, मतलब पढ़ाई बीच में क्यों छूट जाती है। देखो, जो हमें सोर्सेज मिले हैं उनसे ये समझ आता है कि मोटे तौर पर कुछ बड़े कारण हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा ऑब्वियस वो है घर के आर्थिक हालात, मतलब हाउस होल्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स। दूसरा, स्कूल का अपना माहौल कैसा है, इसमें स्कूल की बिल्डिंग से लेके टीचर्स, पढ़ाई की क्वालिटी, सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल। और तीसरा, कुछ हद तक सामाजिक और सांस्कृतिक वजह भी होती हैं, पर हाँ, हमारे आज के सोर्सेज ज्यादातर पहले दो पर ही फोकस कर रहे हैं। तिलक का एनालिसिस भी इसी तरफ इशारा करता है। तो चलो इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं आर्थिक बाधाओं से, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। ये तो मतलब लगता है सीधी सी बात है कि गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। गरीब परिवारों के लिए बच्चों को स्कूल भेजना, चाहे सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, अपने आप में एक बड़ा खर्चा हो सकता है। मतलब सिर्फ फीस नहीं, किताबें, यूनिफॉर्म, आने जाने का जुगाड़ करना भी मुश्किल होता है कई बार। सही। और कई बार तो सरकार अगर फ्री एजुकेशन दे भी रही है, तब भी बच्चों को स्कूल से बाहर रखा जाता है। वो क्यों? ताकि घर की आमदनी में कुछ मदद मिल सके। बिल्कुल, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब बच्चा स्कूल जाकर जो कुछ भी सीख सकता था, जो नॉलेज या स्किल्स हासिल कर सकता था, उसकी एक कीमत है, और वो कीमत परिवार चुका रहा है, क्योंकि बच्चा उस वक्त स्कूल जाने के बजाय घर के लिए कुछ कमा सकता था या घर के काम में हाथ बटा सकता था। अच्छा। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उनका 2010 का डेटा यही कहानी बताता है। लड़कों को अक्सर स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है ताकि वो कोई मजदूरी कर सकें, खेत में काम कर सकें या किसी दुकान पर छोटा मोटा काम पकड़ लें। सीधा सीधा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। और लड़कियों के हिस्से में ज्यादातर घर के काम आते हैं। छोटे भाई बहनों को संभालना, खाना बनाना, पानी भरना, साफ सफाई करना। आप सोचिए, एक 10-12 साल की बच्ची पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। हाँ, ये तो बहुत आम है गांव में। बिल्कुल, और ये कोई शौक से नहीं करता। ये उन लाखों परिवारों की मजबूरी है जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। उनके लिए बच्चे को स्कूल भेजना एक लग्जरी जैसा लगता है, जिसकी कीमत वो चुका नहीं सकते। सही कहा आपने। ये फैसला लेना माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता होगा, हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर, स्कूल का माहौल, यानी स्कूल एनवायरनमेंट। देखो, पिछले कुछ सालों में स्कूलों की संख्या तो बढ़ी है, कुछ फैसिलिटीज भी बेहतर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल यह है कि क्या ये काफी है? क्या स्कूल का माहौल ऐसा बन पाया है जो बच्चों को, खासकर गरीब और पिछड़े तबकों के बच्चों को, स्कूल में रोक के रख सके? सोर्सेस तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। हाँ, कई कमियां हैं अभी भी। शुरुआत करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से।
ये सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे, लेकिन जरा सोचिए, आज भी देश में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां ढंग की इमारत तक नहीं है। सही बात है। बच्चे शायद पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं या टूटी फूटी दीवारों वाले कमरों में। क्लासरूम्स कम हैं, तो एक ही कमरे में 2-3 क्लासेस चल रही हैं। कितना शोर होता होगा, बच्चे कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? बिल्कुल। पीने का साफ पानी मिलना भी कई जगह एक सपना जैसा है। और टॉयलेट्स या तो हैं ही नहीं, और अगर हैं तो उनकी हालत इतनी खराब है कि इस्तेमाल करना नामुमकिन है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। दिव्यांग बच्चों के लिए रैम्प्स या एक्सेसिबल टॉयलेट्स की बात तो छोड़ ही दीजिए। कई स्कूलों में बिजली तक नहीं है। गर्मी में कैसे बैठते होंगे बच्चे? और सबसे दुखद बात जो आपने बताई थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, हाँ। उन्हें देश के सिर्फ 8% स्कूल ही पूरा करते हैं। केवल 8%। सिर्फ 8%? अरे बाप रे, ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब कानून बने इतने साल हो गए, पर हकीकत ये है। हाँ, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का सीधा असर बच्चों के स्कूल आने, टिकने और सीखने पे पड़ता है। खासकर लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लड़कियों के लिए कैसे? देखिए, ड्रॉप आउट के कारणों में 2 बातें बार बार सामने आती हैं। पहला, घर के पास अपर प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल का न होना। बच्चा प्राइमरी तो जैसे तैसे पास के स्कूल से कर लेता है, मान लीजिए 5वीं तक। हाँ। लेकिन छठी या 9वीं कक्षा के लिए स्कूल गांव से कई किलोमीटर दूर है। हाँ, ये तो होता है। अब रोजाना इतना लंबा सफर, खासकर लड़कियों के लिए पेरेंट्स असुरक्षित मानते हैं, तो पढ़ाई छुड़वा देते हैं। और दूसरा कारण? दूसरा, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और फंक्शनल टॉयलेट का न होना। हाँ, टॉयलेट्स वाली बात। ये सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं है, ये उनकी डिग्निटी, उनकी सेफ्टी, उनकी प्राइवेसी का सवाल है। जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो बिना प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटी के स्कूल जाना उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए बहुत असहज हो जाता है। पीरियड्स के दौरान तो और भी मुश्किल। नतीजा, पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा और भी चीजें हैं जो स्कूल के माहौल को तय करती हैं। जैसे करिकुलम कितना रेलेवेंट और एंगेजिंग है, क्या वो बच्चों की जिंदगी से जुड़ता है या बस किताबी बातें हैं? असेसमेंट का तरीका क्या है? क्या सिर्फ रट्टा मारकर पास होने पर जोर है या वाकई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है? क्या टीचर्स और प्रिंसिपल बच्चों की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव हैं? ये सब सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। और शायद इन सबसे भी बड़ा मुद्दा है टीचर्स की कमी और उनकी क्वालिटी का। हाँ। क्या आप यकीन करेंगे कि आज भी देश के 8.3% प्राइमरी स्कूल सिंगल टीचर स्कूल है? 8% से ज्यादा। मतलब पूरी स्कूल, पहली से 5वीं कक्षा तक के सारे बच्चे सिर्फ एक टीचर के भरोसे। हाँ, सोचिए उस टीचर पे कितना बोझ होगा। वो कैसे हर बच्चे पे ध्यान दे पाएगा? पढ़ाई की क्वालिटी क्या होगी? कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये सिर्फ सिंगल टीचर स्कूलों की बात नहीं है, ओवरऑल टीचर्स की कमी है। सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत 2012-13 तक लगभग 19.8 लाख टीचर पोस्ट मंजूर की गई थीं, लेकिन 2013 तक असल में भर्ती सिर्फ 14 लाख से कुछ ज्यादा टीचर्स की ही हुई थी। मतलब करीब 5-6 लाख पोस्ट खाली थी जो मंजूर हो चुकी थी। हाँ, यानी मंजूर की गई पोस्ट्स और असल में भरे गए पदों के बीच ही एक बड़ा गैप है। और जो टीचर्स हैं भी, उनकी क्वालिटी पर भी सवालिया निशान है। एक रिपोर्ट MHRD की 2013 की RTE स्टेट रिपोर्ट बताती है कि उस समय लगभग 20% टीचर्स अनट्रेन्ड थे। 20%? हाँ, मतलब उनके पास पढ़ाने के लिए जरूरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या ट्रेनिंग ही नहीं थी। और चिंता की बात यह है कि ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीचर्स का अनुपात बढ़ाने में उस वक्त कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। तो सोचिए, अगर टीचर ही ट्रेन्ड नहीं है तो वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे देगा? ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी नीम हकीम से इलाज करवाना। बच्चे का भविष्य दांव पर है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का लक्ष्य हासिल करने के दबाव और सरकारी बजट की कमी के चलते पिछले कुछ दशकों में टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया है। क्या बदलाव? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPP और बाद में SSA के तहत रेगुलर परमानेंट सरकारी टीचर्स की जगह बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की भर्ती शुरू हुई। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स। हाँ, जिन्हें आमतौर पर पैरा टीचर्स या शिक्षा मित्र जैसे नामों से जाना जाता है। इनकी तनख्वाह और नौकरी की शर्तें रेगुलर टीचर से काफी कम होती हैं। जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। हाँ, ये तो सुना है। और देखते ही देखते इन पैरा टीचर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। डिसाई का 2013-14 का डेटा ही बताता है कि एलिमेंट्री लेवल पर 5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे। 5 लाख से ज्यादा, और इनमें से भी
जैसा आपने बताया, सिर्फ 56% के पास प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग थी, आधे से भी कम। आधे से भी कम ट्रेंड थे। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कॉस्ट कटिंग वाला मॉडल, मतलब कम पैसे में टीचर रखने वाला तरीका, एजुकेशन की क्वालिटी की कीमत पर आया? ये तो बड़ा सवाल है। चिंता वाजिब है, क्योंकि पैरा टीचर बनने के लिए अक्सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरतें कम होती हैं और उन्हें ज़रूरी प्री सर्विस या इन सर्विस ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती। तो क्या वो बच्चों को उस स्तर की शिक्षा दे पा रहे हैं जिसकी ज़रूरत है? लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। रेगुलर सरकारी टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी भी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। हाँ, वो भी है। उनका स्कूलों से गायब रहना, मतलब हाई एब्सेंस रेट, या स्कूल में मौजूद होते हुए भी पढ़ाने में दिलचस्पी न लेना, ये समस्याएं भी काफी गंभीर रही हैं, जैसा कई स्टडीज में सामने आया है। तो सिर्फ परमानेंट होने से क्वालिटी गारंटी नहीं होती। सही कहा। पैरा टीचर्स के परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी अलग-अलग मत हैं। उन्हें अक्सर विलेज एजुकेशन कमेटी जैसी लोकल बॉडीज द्वारा हायर किया जाता है और खराब परफॉर्मेंस पर उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती होगी। एक तर्क ये है कि हाँ, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, टीचर पर परफॉर्म करने का दबाव रहता है। दूसरा तर्क ये है कि जॉब सिक्योरिटी न होने और कम तनख्वाह के कारण उनका मोटिवेशन कम होता है और वो शायद पूरे मन से पढ़ा भी ना पाए। हो सकता है एब्सेंटीज्म बढ़ जाए क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है। तो मतलब मामला काफी पेचीदा है। रेगुलर वर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल, दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान गिनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो बात ज्यादातर सोर्सेज इशारा कर रहे हैं वो ये है कि सरकार के ये शॉर्ट टर्म कॉस्ट एफिशिएंट पॉलिसी मेजर्स, यानी कम खर्च में काम चलाने वाले तरीके, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स यानी सीखने के नतीजों में कोई क्रांतिकारी सुधार नहीं ला पाए हैं। हाँ, असल मुद्दा क्वालिटी का है। बिल्कुल। यहाँ असली चुनौती क्वालिटी की है, जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आता। और यहीं हम आते हैं शायद सबसे चिंताजनक पहलू पर, क्वालिटी गैप इन लर्निंग अचीवमेंट्स। सीखने में कमी। हाँ, बच्चा स्कूल में सिर्फ भर्ती हो जाए और अगली क्लास में पहुंच जाए, ये काफी नहीं है। असल सवाल है कि वो सीख क्या रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू होने के कई साल बाद भी यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। क्या कहा था? रिपोर्ट ने कहा कि बच्चे स्कूल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे स्कूल में कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। क्या सीखने की वजह से छोड़ रहे हैं? मजदूरी या घर के काम की वजह से नहीं? हाँ, रिपोर्ट का कहना था कि बच्चे और उनके माँ बाप स्कूल को समय की बर्बादी मानने लगे हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा। ये सुन के तो मतलब होश उड़ जाते हैं। ये वाकई डरावना है। अगर बच्चों को लगेगा ही नहीं कि स्कूल जाने का कोई फायदा है तो वो क्यों जाएंगे? एग्जैक्टली। और आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं। भारत में लर्निंग आउटकम्स बहुत खराब हैं, चाहे दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें या अपने ही पिछले सालों से। पीसा वाला उदाहरण था ना? हाँ, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA, ये दुनिया भर में 15 साल के बच्चों की पढ़ने, गणित और विज्ञान की क्षमता को मापता है। जब भारत ने इसमें हिस्सा लिया तो हमारे 2 सबसे विकसित माने जाने वाले राज्य, हाँ, एडवांस्ड राज्य हैं ये हाँ, तो। ये 74 देश या इकाइयों में 72वें और 73वें स्थान पर थे। अरे, सबसे नीचे। लगभग सबसे नीचे। सोचिए, ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको में भी हम लगभग सबसे नीचे थे रीडिंग और मैथमेटिकल एबिलिटी में। मतलब साफ है, हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपीट करने के लिए जरूरी बुनियादी स्किल्स भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बेस्ट राज्य भी इतने पीछे हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। और देश के अंदर की तस्वीर देखें तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी एसर, उसके निष्कर्ष भी उतने ही गंभीर हैं। एसर 2013 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के केवल 41% बच्चे ही दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकते थे। 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पा रहा? हाँ, सोचिए, 10 साल का बच्चा जो 5वीं में पहुंच गया है, वो 7 साल के बच्चे के लेवल का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग क्राइसिस है। लर्निंग क्राइसिस बिल्कुल सही शब्द है। इसका असर न सिर्फ उन बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा, बल्कि पूरे देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और आर्थिक तरक्की पर भी पड़ेगा। अगर हमारी वर्कफोर्स पढ़ लिख नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। अच्छा, सरकारी स्कूलों की इस गिरती क्वालिटी या
कम से कम लोगों के मन में जो क्वालिटी की परसेप्शन है, उसका एक सीधा नतीजा हुआ है प्राइवेट स्कूलों की तरफ जबरदस्त झुकाव। हाँ, ये ट्रेंड तो साफ दिखता है। आम लोगों में ये धारणा बन गई है या बना दी गई है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है, डिसिप्लिन होता है, टीचर्स ध्यान देते हैं और बच्चे ज्यादा सीखते हैं, खासकर इंग्लिश। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या? ASR का ही डेटा ये भी दिखाता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी लर्निंग क्वालिटी गिर रही है। अच्छा, प्राइवेट में भी? हाँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब कुछ शानदार है। इसके बावजूद, जैसा कि एक स्टडी मुरलीधरन की में पाया गया, माँ बाप फ्री सरकारी स्कूलों को छोड़कर भारी भरकम फीस वाले प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं। ये क्यों? अगर वहां भी क्वालिटी गिर रही है तो? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। शायद इसके पीछे पेरेंटल एस्पिरेशन है। मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, अच्छी इंग्लिश बोलेगा, अफसर बनेगा। हाँ, ये एस्पिरेशन तो होती है। शायद समाज का दबाव है, या शायद सरकारी स्कूलों से भरोसा इतना उठ चुका है कि कुछ भी चलेगा पर सरकारी नहीं वाली सोच हावी हो गई है। ये एक उम्मीद है जिसके लिए वो शायद अपनी जमा पूंजी या कर्जा लेकर भी फीस भरने को तैयार हैं। और इसका नतीजा? पिछले दशक में ग्रामीण भारत में प्राइवेट स्कूलों की जैसे बाढ़ आ गई है। बिल्कुल। गली गली में छोटे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 2006 में जहां 19% था, वो 2014 तक बढ़कर 31% हो गया। 19 से 21%। ये पब्लिक से प्राइवेट की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है थोड़ी सालों में। और खर्चा जरा वो भी देख लीजिए। प्राइवेट एडेड स्कूल, जिन्हें सरकार से थोड़ी मदद मिलती है, में पढ़ने का औसत खर्चा सरकारी स्कूल से लगभग 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना? और प्राइवेट अनएडेड स्कूल, जो पूरी तरह फीस पर चलते हैं, में तो ये 7 गुना ज्यादा है। 7 गुना? बाप रे। हाँ, NSS 2010 का डेटा। प्राइवेट स्कूलों की एक और USP होती है प्री प्राइमरी क्लासेस का होना, जैसे नर्सरी, LKG, UKG। हाँ, ये बहुत अट्रैक्ट करता है पेरेंट्स को। माँ बाप को लगता है बच्चे की फाउंडेशन मजबूत होगी। सरकारी स्कूलों में ये सुविधा अक्सर नहीं होती या उतनी अच्छी नहीं होती। सही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है अफोर्डेबिलिटी। मतलब, क्या लोग ये खर्चा उठा पाते हैं? प्राइवेट स्कूलों की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ये सब मिलाकर इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है कि गरीब और यहाँ तक कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी इसे झेलना मुश्किल होता है। हाँ, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत होता है। नतीजा, कई बार बच्चे कुछ साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद फाइनेंशियल प्रेशर के कारण निकाल लिए जाते हैं, या फिर वही जेंडर बायस। हाँ, जेंडर बायस। अगर परिवार के पास सीमित संसाधन हैं, तो लड़के को प्राइवेट स्कूल भेजा जाएगा और लड़की को या तो सरकारी स्कूल में डाला जाएगा या फिर उसकी पढ़ाई ही बंद करवा दी जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। प्रोब रिविजिटेड रिपोर्ट ने भी यही पाया था। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों का चलन है, ये न सिर्फ शिक्षा में असमानता बढ़ा रहा है, बल्कि समाज में पहले से मौजूद गंभीर सोशियो इकोनॉमिक और जेंडर इनइक्वालिटीज को और गहरा कर रहा है। सही कहा। और विडंबना देखिए, सरकारी नीतियां खुद ही सरकारी स्कूलों के बीच असमानता पैदा कर रही हैं। वो कैसे? देखिए, एक तरफ आम सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत हमने अभी डिस्कस की, और दूसरी तरफ कुछ स्पेशल या एलीट सरकारी स्कूल हैं, जैसे मॉडल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय यानी KVs, नवोदय विद्यालय यानी JNVs, दिल्ली में सर्वोदया स्कूल्स, या लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBB। हाँ, ये तो है। इन स्कूलों में अक्सर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ज्यादा फंडिंग मिलती है और टीचर क्वालिटी भी आमतौर पर बेहतर होती है। सरकार इन खास स्कूलों पर सामान्य सरकारी स्कूलों के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा खर्च करती है। अच्छा। इससे क्या होता है, सरकारी सिस्टम के अंदर ही एक हायरार्की बन गई है। कुछ अच्छे हाई अचीविंग सरकारी स्कूल और बाकी साधारण अंडर रिसोर्स सरकारी स्कूल। ये भी तो एक तरह की इनइक्वालिटी है जिसे सिस्टम खुद ही बढ़ावा दे रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब सरकारी सिस्टम के अंदर ही स्ट्रैटिफिकेशन हो रहा है। बिल्कुल। ये जो पूरी तस्वीर उभर रही है, जहां एक्सेस से लेके क्वालिटी तक हर स्तर पर इतनी गहरी असमानताएं हैं, ड्रॉप आउट रेट्स हैं, वहां सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस यानी गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभा सकते हैं? सोर्सेज बताते हैं कि उनका रोल काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। CSOs कई स्तरों पर काम कर सकते हैं। एक तो वो यूनिवर्सल, फ्री, कंपल्सरी और सबसे जरूरी क्वालिटी स्कूलिंग के लिए पॉलिसी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च और डेटा। हाँ, जमीनी हकीकत के सबूत इकट्ठा कर सरकार के सामने पेश कर सकते हैं
और पॉलिसी एडवोकेसी के जरिए बेहतर नीतियों के लिए दबाव बना सकते हैं। एडवोकेसी मतलब नीतियों को प्रभावित करना। हाँ, साथ ही सीएसओज स्कूलों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज एसएमसीज, जिनमें पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, उन्हें मजबूत करना ताकि वो स्कूल के कामकाज पर नजर रख सके। हाँ, एसएमसीज का रोल तो कानून में भी है। बिल्कुल, सोशल ऑडिट्स को बढ़ावा देना ताकि पता चले कि सरकारी पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, और ये सुनिश्चित करना कि स्कूल और टीचर समुदाय के प्रति जवाबदेह हों। और शायद इनोवेशन भी। हाँ बिल्कुल, वो इनोवेशन और ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल्स को पायलट करके भी दिखा सकते हैं कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैसे संभव है, खासकर वंचित समुदायों के बच्चों के लिए। मतलब सीएसओज एक ब्रिज का काम कर सकते हैं सरकार और समुदाय के बीच, और सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको निरक्षरता और शिक्षा में असमानताओं पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। हाँ, ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए दी यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।